हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों में दूसरे मौलिक अधिकार को। दूसरा मौलिक अधिकार जिसमें स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करने वाले हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार है जिसमें हम जो दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक दे रखे हैं। यानी हम बात करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। यानी स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल दे रखे हैं वो 19 से 22 तक दे रखे हैं। अब हमें इसके बाद में जो बात करने वाले हैं, जो 19 से 22 तक दे रखे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। यानी आर्टिकल जो 19 दे रखा है, इसमें कुछ स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। कुछ स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, उसके साथ साथ उन स्वतंत्रताओं पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, किस कारण रोक लगाई जा सकती है, इसका उल्लेख भी आर्टिकल 19 में दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो इसमें मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। यानी मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? 7 स्वतंत्रता थी। 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19 में, मूल संविधान में। मूल संविधान की हम बात कब की कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की। यानी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय पर आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी थी। लेकिन वर्तमान संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं बस। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। तो मूल संविधान में आर्टिकल जो 19 है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 7 प्रकार की। वर्तमान में कितनी है? 6। यानी जो एक स्वतंत्रता जो समाप्त हुई है, वो कौन सी है? यदि हम उसकी बात करें तो वो है अनुच्छेद 19(1)(f। यदि बात करें अनुच्छेद 19(1)(f की, ये जो आर्टिकल 19(1)(f है, इसमें दे रखा था पहले संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता। अधिकार की स्वतंत्रता, यानी इसमें आर्टिकल 19(1)(f में क्या दे रखा था? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, संपत्ति वो कितनी भी रख सकता है अपने पास। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में किया गया 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन करके इसको निरसित कर दिया। यानी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, तो आंसर क्या होगा? 7। वर्तमान में आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 6। कौन सी स्वतंत्रता समाप्त कर दी है? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। और संपत्ति रखने की स्वतंत्रता आर्टिकल किसमें? 19(1)(f में। किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म की गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और जब यह समाप्त की गई, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आते भी है यहां से। अब हम बात करने वाले हैं
इन मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 19 में उसमें जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं 6, उनके बारे में वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 19(1)(a, यानी आर्टिकल 19(a). ये जो आर्टिकल 19(1)(a है इसमें क्या दे रखा है, यानी अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 19(1)(a। इसमें दे रखा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 19(1)(a में क्या दे रखा है, आर्टिकल 19(1)(a) में दे रखा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ केवल विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जिस जिस समय पर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है समय समय पर इसमें कुछ अन्य बातें भी रखी गई हैं। जैसे हम अन्य बातों की बात करें तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार मानते हुए आर्टिकल 19(1)(a में ए छोटी है बड़ी नहीं, अगर बड़ी होती तो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती, ए छोटी है हमें इसमें सब छोटा ही पढ़ेंगे। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार मानते हुए प्रेस की, यानी प्रेस जो मीडिया है उसको किस आर्टिकल में रख दिया है, 19(1)(a में, इसको विचार की स्वतंत्रता माना है। और यदि हम इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में जो पढ़ने वाले हैं वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो 2005 का है, जिसे आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता ये सब के सब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही आधार है। कभी भी पेपर में पूछे कि मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता का आधार कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 19(1)(a। और आपसे पूछ ले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, वो किस आर्टिकल का आधार है, तो आर्टिकल कौन सा होगा, 19(1)(a। मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम इसी आर्टिकल में बात करें, एक केस है जिससे हम बात करने वाले नवीन जिंदल। ये नवीन जिंदल बहुत बड़ा व्यापारी है, इसकी कंपनियां भी चल रही हैं कई, और इस व्यक्ति ने अपनी कंपनी पर, अपनी फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज लगा लिया। जब राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया तो उस ध्वज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो ये इसलिए गया क्योंकि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये केवल कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर ही फहराया जा सकता था, लेकिन नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगा रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया नवीन जिंदल के नाम से 2002 में, और 2002 के बाद में जब फैसला आया 2004 में, तो 2004 के में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का ध्वज है और राष्ट्र में रहने वाले यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करे। तभी से मेरे प्यारे दोस्तों हर व्यक्ति को अपनी ऑफिस पे, अपने छत पे 26 जनवरी 15 अगस्त जब ये लगाते हैं अपनी गाड़ियों पर ध्वज, तो ये ज्यादातर कब से आजादी मिली इसको, 2004 से। तो 2004 के बाद में राष्ट्रीय ध्वज किस आर्टिकल में रख दिया, किस आर्टिकल का आधार मान लिया, 19(1)(a का। तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज प्रति व्यक्ति फहरा सकता है, ये किस अनुच्छेद का आधार है, अनुच्छेद कौन सा है, 19(1)(a। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब का ही आधार कौन सा आर्टिकल है, 19(1)(a। यदि मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद की हम बात करें, इसके बाद में यदि पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन तो वो इस तरीके से कि
इसके बाद में जो पूछे जाते हैं कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19(1)(b). 19(1)(b) में क्या है? तो 19(1)(b) में सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता दे रखी है। यानी क्या दे रखा है? सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता। सभा का आयोजन करने का मतलब यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्ति सभा कर सकते हैं। सभा करने का स्वतंत्रता दे रखी है। और इसी आर्टिकल 19(1)(b) में दे रखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो रैलियां निकलती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, जो घरों में आयोजन होते हैं, उन सभी का आधार कौन सा आर्टिकल है? 19(1)(b). यदि हम बात करेंगे इसी के आधार की, तो जो रैलियां निकलती हैं इसी का आधार है। यदि हम बात करेंगे धरना की, जो धरना करे जाते हैं वो भी इसी का आर्टिकल का आधार है। और यदि हम बात करेंगे जो घरों में जो आयोजन होते हैं, घरों में आयोजन, ये सब किसका आधार है? इसी का आधार है। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करेंगे प्रदर्शन की, जो प्रदर्शन किए जाते हैं सरकार के खिलाफ, वो भी इसी का आधार है। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें जुलूस की, ये जो जुलूस निकाले जाते हैं वो सब के सब किसका आधार है? आर्टिकल 1(b) का। लेकिन यह साफ साफ लिखा हुआ है बिना हथियार के शांतिपूर्व तरीके से निकाला जाएगा। सब कुछ शांति से किया जाएगा। यदि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द यदि उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में इन पर रोक लगाई जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, रैलियां निकलती हैं, धरना करे जाते हैं, घरों में आयोजन होते हैं, जो प्रदर्शन किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, सभा की जाती है, ये सब के सब आर्टिकल 19(1)(b) का ही आधार है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिख धर्म के लोग हैं, जब भी ये सभा का आयोजन करते हैं तो इनके पास कटार रहती है, कृपाण रहती है। तो जब ये आर्टिकल इस बात की मना करता है तो फिर ये यानी एक तरह से इसका उल्लंघन हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब सिख धर्म को देखा जाता है तो धर्म के साथ साथ आर्टिकल 25 को भी देखा जाता है। क्योंकि आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। जब अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता की बात आती है तो सिख धर्म के लोगों को पंच ककार रखने का अधिकार है, रखने की स्वतंत्रता है। इसीलिए ये आर्टिकल 19(1)(b) का यानी उल्लंघन नहीं करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19(1)(c) की। ये जो आर्टिकल 19(1)(c) है, इसमें संघ या संगठन के गठन की स्वतंत्रता दे रखी है। यानी संघ या संगठन के गठन का मतलब ये है अनुच्छेद 19(1)(c), यानी अनुच्छेद 19(1)(c) जो दे रखा है, इसमें संघ या संगठन, संघ या संघ के संगठन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। संघ या संघ के संगठन की, यानी संघ या संघ के गठन की, संघ के गठन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है।
ये ज्यादातर जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, जैसे परिवर्तन एनजीओ चला, उसके बाद में जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन ये चला, एनजीओ चला, तो जिस तरीके से जो भारत में एनजीओ चल रहे हैं, ये सब के सब किसका उदाहरण है? आर्टिकल 19(1)(c) का। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। शिक्षक संगठन बनाते हैं, शिक्षक के साथ साथ लेखपाल संगठन बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आर्टिकल 19(1)(c) के अनुसार संघ या संगठन के गठन की स्वतंत्रता को उल्लेख दे रखा है, लेकिन यहाँ साफ साफ ये लिख रखा है कि वो व्यक्ति संगठन नहीं बना सकते जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। यानी सुरक्षा से जुड़ा व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता। यानी देश की सुरक्षा से जुड़ा व्यक्ति कौन? जैसे पुलिस तथा सैनिक, यानी ये लोग संगठन नहीं बना सकते, बाकी कोई भी संगठन बना सकता है। आए दिन आपने देखा होगा कि लोग संगठन बनाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपनी मांगों को पूरी करवाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वहां संगठन काम करता है, लेकिन सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता, जैसे पुलिस और सेना। यदि हम इसके बाद में बात करें तो आर्टिकल जो हम 19(1)(d) पढ़ने वाले हैं, इस आर्टिकल 19(1)(d) के अनुसार भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यानी यहां क्या दे रखा है? डी में मतलब यह है डोलना, डी का मतलब है डोलना, यानी भारत में कहीं भी डोल सकता है व्यक्ति, कहीं भी घूम सकता है, यह स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे ये बात आई कि कहीं भी घूम सकता है, तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है वो यही नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि जब हम डोलने की बात कह रहे हैं तो ये भारत के लोग सबसे पहले उसी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां वाकई में जाना मना है, जैसे जहां सैनिक क्षेत्र है, जहां सीमा रेखा है, ऐसी जगह पर जाने पर अगर प्रतिबंध लगाया, या जब धारा 144 लागू होती है तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिख रखा है आर्टिकल 19(1)(d) में कि भारत में कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपसे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आप कहां नहीं जाओगे? जहां धारा 144 लागू है या सैनिक क्षेत्र है। यदि हम बात करें कि आप कहां कहां नहीं जा सकते, जहां धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू, यानी जहां धारा 144 लागू है या जहां सैनिक क्षेत्र, आप वहां नहीं जा सकते। यह आर्टिकल 19(1)(d) ये कहता है कि भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19(1)(d) हो गया। यदि हम इसके बाद में देखें आर्टिकल 19(1)(e), आर्टिकल 19(1)(e) के बारे में देखें तो ये जो संविधान का आर्टिकल 19(1)(e) है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, स्थायी निवास की स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, निवास कर सकता है। निवास कर सकता है का मतलब यह है कि भारत में कहीं भी व्यक्ति जाकर के जमीन खरीद करके, मकान बना करके भारत में कहीं भी रह सकता है। इस बात की आजादी कौन सा आर्टिकल देता है? 19(1)(e). आपने देखा होगा यूपी के जब कहीं अदर स्टेट में नौकरी करते हैं या कहीं पे ड्यूटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब कोई बिजनेस भी करते हैं, तो वो लोग सोच लेते हैं कि क्यों हम, जब हम यहीं सारा काम कर रहे हैं
तो अपने परिवार को भी यही लेके आए। तो परिवार को लाने के बाद में लोग वहां अपना कोई बनाया बनाया मकान खरीद लेता है, कोई फ्लैट खरीद लेता है, कोई प्लॉट खरीद के उस पर मकान बना लेता है, वहीं रहने लग जाता है। तो किसी ने आज तक पूछा नहीं है कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ तो केवल हम ही रहेंगे। तो भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। पहले केवल एक राज्य अपवाद में था जिसे हम जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी आप लोग जमीन खरीद के मकान बना के रह सकते हो। तो भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में 19(1) ई में। यदि हम एफ की बात करें तो एफ हमने अभी कराया है आर्टिकल 19(1) एफ। ये जो 19(1) एफ है ये वर्तमान में निरसित पड़ा है वर्तमान में। और वर्तमान में किस संविधान संशोधन के द्वारा पड़ा है? तो संविधान संशोधन था 44वां, और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ये तब से निरसित पड़ा है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। यदि हम बात करें 19(1) जी की, यदि 19(1) जी की बात करें तो इसमें लिख रखा है आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। यानी भारत में आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आजीविका चलाने की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका चला सकता है। जितनी भी दुकानें लोग खोलते हैं, जितने भी लोग कारखाने खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं, ये सब अपनी आजीविका चला रहे हैं। जब ये आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है तो इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। किसी चीज का किसी चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, तो वो अपनी प्राइवेट हो जाती है, चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दुकानें तो ज्यादातर लोग जो ढकेल लगाते हैं, जीव ढकेल लगाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, ज्यादातर जो मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं ये सब लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो आजीविका चलाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? 19(1) जी में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा था आर्टिकल 19(1) सी। ये जो आर्टिकल 19(1) सी है इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी, बनाने की स्वतंत्रता इसमें दे रखी थी। इसमें 97वां संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2012 में। ये 2012 में 97वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा यह कह दिया कि भारत में कोई भी व्यक्ति सहकारी संस्था का गठन कर सकता है। यानी ये सहकारी संस्था के गठन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो सहकारी संस्था के गठन की बात ये अनुच्छेद 1(c) में कही गई है। और संविधान में संशोधन कौन सा हुआ? 97वां संविधान संशोधन 2012। और 2012 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो सहकारी संस्था के गठन की बात कही गई। भारत में कोई भी व्यक्ति सहकारी संस्था का गठन कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 19 की 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब यदि बात करें कि इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जाए तो कैसे लगाई जा सकती है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो इसे यदि हम अनुच्छेद की उस आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल के अनुसार रोक लगाई जा सकती है, तो अनुच्छेद 19(2), वहां अनुच्छेद 19(1) में ABCD स्वतंत्रता दे रखी है। वहीं अनुच्छेद 19(2) के बाद में ABCD जो दे रखी है उसमें उन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई गई है। साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं
पर रोक, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर जो रोक लगाई गई है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर रोक कब लगाई जा सकती है? जब लगाई जा सकती है जैसे देश की एकता, अखंडता तथा सांप्रदायिक सौहार्द उत्पन्न न हो। अगर ये स्थिति बनती है, देश की एकता को खतरा है, देश की अखंडता को खतरा है, देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, यदि ऐसे विचार रखे जाएंगे, ऐसे भाषण दिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। और साथ में ये कहा है कि यदि संसद और न्यायपालिका की गरिमा को यदि ठेस पहुंची है तो ऐसी स्थिति में आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो आर्टिकल 19(2) के अनुसार इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमने पढ़ा है आर्टिकल 19 के बारे में। यदि हम बात करें अब आर्टिकल 19(b) की, आर्टिकल 19(b) यानी आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 के बारे में देखें तो ये संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये क्या कहता है? तो संविधान का आर्टिकल 20 ये कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या दे रखा है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, उस पे अपराध सिद्ध हो गया है, बच सकता है, तो उसको बचने के जो आधार है वो कहां दे रखे हैं? आर्टिकल 20 में। तो जो बचने की जो बातें कही गई इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है और जो अपराध किया है उसको उसी समय के अनुसार बने कानून के द्वारा सजा दी जाएगी, न कि बाद में बने कानून के द्वारा। इसका मतलब यह है कि मान लो किसी व्यक्ति ने 2019 में कोई उसने क्राइम किया 2019 में, और 2019 में उसने कोई क्राइम किया, उसकी उस समय सजा थी 10 साल। लेकिन आगे चल करके संसद ने कानून बना करके और वो 2021 में उसी क्राइम की सजा कर दी 50 साल, 50 वर्ष, और यहां कितनी थी? 10 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ने 2019 में जो अपराध किया था उसको उस समय के अपराध की जो सजा थी 10 साल, उसको उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, न कि वर्तमान के बने कानून के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां साफ साफ लिखा है, पहली लाइन में पहला पॉइंट है, अपराधी को उसी समय के कानून के द्वारा सजा मिलेगी, न कि बाद में बने कानून के द्वारा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समय जिस अपराधी ने कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया, उस समय उसकी जो सजा थी उसको उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, न कि बाद में बने कानून के द्वारा। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अगर एक अपराध किया है तो सजा 1 मिलेगी, अपराध 2 किए तो सजा 2 मिलेगी, अपराध 3 किए तो सजा 3 मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपराध 1 किया है तो उसको सजा भी 1 मिलेगी। लेकिन हम यहां बात करें
कि अपराध जब एक किया है तो सजा एक ही मिलेगी। और यहाँ जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सॉरी तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी यहां ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी यदि हम बात करें, पहले हम समझेंगे इस दूसरे वाले पॉइंट को। ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये लिखा है कि एक व्यक्ति को यानी एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, न कि 2 बार। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है लिट्टी आतंकवादी संगठन को रिहा करना। जो रिहा किए गए हैं उसका आधार कौन सा? आर्टिकल 20 का 2। यदि हम इसमें बात करें 20 के 2 की, अनुच्छेद जो 20 है इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें एक अपराध के लिए एक सजा की बात कही गई है। इसमें यदि हम बात करें कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई। जब राजीव गांधी की हत्या की गई 21 मई 1991 को, तो जिस समय हत्या की गई उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो चुनाव प्रचार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया जा रहा था। इनको एजेंसी के द्वारा पहले से ही यानी सतर्क किया गया कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन विपक्षी षड्यंत्र बताते हुए इन्होंने इन बात को नहीं माना और उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन 21 मई 1991 को जब इनकी हत्या हुई तो हत्या की जो जांच है, जो जांच के लिए एक आयोग बना जिसका नाम था जैन आयोग। यानी राजीव गांधी की हत्या की जांच किस आयोग ने की? जैन आयोग ने। इस जैन आयोग ने जांच करके बताया कि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे आतंकवादी संगठन ने की है। किसने की है? लिट्टी आतंकवादी संगठन ने, जो किस देश का है? श्रीलंका का। इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, राजीव गांधी के बारे में पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि क्या मैटर था पूरा। तो आर्टिकल 19(20) यानी आर्टिकल जो 20 है उसका दूसरा पॉइंट इसमें यह दे रखा है कि एक अपराधी को एक सजा दी जाएगी, न कि 2 एक अपराध के लिए। यानी एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या लिट्टी आतंकवादी संगठन ने की। जब जांच की तो पता लगा कि इसी ने इसको मारने की सुपारी यानी इन्होंने साजिश रची थी। तो जब इनको ये राजीव गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी की हत्या के बाद में जब इनका जो केस है वो चला ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जब चला तो ट्रायल कोर्ट ने 1994 में इन लिट्टी आतंकवादी संगठन में जो राजीव गांधी की हत्या की उन दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। यानी लिट्टी आतंकवादी संगठन को जब ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो इन्होंने इस फांसी की सजा को मद्रास हाई कोर्ट में 1998 में चुनौती दी। जब इन्होंने 1998 में मद्रास हाई कोर्ट में, किस हाई कोर्ट में? मद्रास हाई कोर्ट में जब इन्होंने इस फांसी की सजा को चुनौती दी तो इस फांसी की सजा को मद्रास हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। जब बरकरार रखा तो मद्रास हाई कोर्ट के चैलेंज को उन्होंने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी
इस फांसी की सजा को बरकरार, फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के बाद में केवल जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो हम जिक्र करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में जो न्यायिक शक्तियों में एक आर्टिकल है, वो है 72। यानी आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय सुना दिया है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद में हम राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं आर्टिकल 72 के अनुसार। ये आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास गए और जिस समय राष्ट्रपति के पास गए वो है 2004, और 2004 के बाद में राष्ट्रपति ने 2011 में कहा कि नहीं, इनको फांसी की सजा दी जाएगी। यानी जब कह दिया 2004 में इनके पास मर्सी पिटीशन याचिका डाली, क्षमादान शक्ति की यानी क्षमा मांगने के लिए कहा, तो 2004 में तो कहा और 2007 में कहा कि नहीं, इनको फांसी की सजा दी जाएगी। राष्ट्रपति की इस निर्णय को इन्होंने पुनः मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। जब इन्होंने पुनः मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी तो मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक। और जब रोक लगा दी इस फांसी की सजा पर मद्रास हाई कोर्ट ने, जब मद्रास हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई तो फिर पूछा गया कि किस कारण पे लगाई गई, किस आधार पे लगाई गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आधार उसमें देखा गया है, क्योंकि लिट्टी आतंकवादी संगठन के जो दोषी थे इनको फांसी की सजा सबसे पहले कब दी गई? 1994 में, और 1994 के बाद में 2011 में भी ये कह दिया कि नहीं, फांसी की सजा दी जाएगी। तो यहां से यहां तक लगभग 17 वर्ष हो रहे हैं। 17 वर्ष ये व्यक्ति जेल में बंद है। हालांकि कोई अपराधी जब अपराध करता है तो सबसे पहले पुलिस पकड़ के उसको जेल में ही डालती है, लेकिन वो व्यक्ति जेल में बंद है और जेल में बंद के साथ साथ वो व्यक्ति उस समय से ये मानसिक उत्पीड़न में है कि हमको फांसी की सजा होगी या हम बचेंगे। वो उस टेंशन में, वो उस मानसिक उत्पीड़न में। लेकिन 17 वर्ष तो उनको हो रही है, लेकिन समस्या ये नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो फांसी की सजा पर रोक लगाई वो इस वजह से लगाई कि 2004 में राष्ट्रपति के सामने आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति मांगी। क्षमादान शक्ति का यानी उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने हाँ ना कहने में और 2011 लगा ली। 2011 का मतलब है हाँ ना कहने में उन्होंने 7 साल लगा ली। तो ये जो राष्ट्रपति महोदय ने 7 साल लगा लिए हाँ ना कहने में, इस वजह से इस आधार को मानकर मद्रास हाई कोर्ट ने इन लिट्टी आतंकवादी संगठन के दोषियों पर, लिट्टी आतंकवादी संगठन के कुछ व्यक्तियों पर फांसी की सजा पर रोक लगा दी। तो हाँ ना कहने में 7 साल लगा रहे, ये कारण है। तो यहाँ ये कहा था कि व्यक्ति को एक सजा, एक अपराध किया है उनको एक सजा दी जाएगी, लेकिन ये तो एक सजा तो खैर जेल वाली तो कोई सजा नहीं, क्योंकि पकड़ के जेल में डाला जाता है, लेकिन असली सजा वो है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट सुनाता है। लेकिन जो दूसरी जो सजा का जो हमें नजारा दिखाई दे रहा है वो ये है कि हाँ ना कहने में राष्ट्रपति 7 साल लगा रहा है, और 7 साल से वो व्यक्ति किस टेंशन में रह रहे हैं कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, कैसे बचेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 20(2) का आधार मानकर राजीव गांधी की हत्या करने वाले लिट्टी आतंकवादी संगठन के लोग बाइज्जत बरी हो गए थे। तो व्यक्ति दोषी भी हो गया है, तो कानूनी लड़ाई लड़ने से यदि उसको लगता है कि हाँ मैं वाकई में कानूनी लड़ाई के तरीके से जीत सकता हूं, तो वो व्यक्ति जीते, और आर्टिकल 20(2) के आधार पर ही उनको छोड़ा गया। तो आर्टिकल 20(2) में ये लिखा है कि एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। यदि हम बात करें, व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इससे जुड़ा एक मैटर है, क्योंकि जब ये बात आ रही है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो सीधे सीधे तो कुछ बताएंगे नहीं,
तो पुलिस को तो कुछ करना पड़ता है। जब पुलिस को करना पड़ेगा तो ये लोग उगलने वाले भी नहीं है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जब बाहुबली टाइप का व्यक्ति जब कोई घटना को अंजाम देता है तो वहां लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं उनके उसके खिलाफ कोई बोलता। पुलिस उसको पकड़ के भी ले जाती है तो वो लास्ट में यही कहता है कि मुझे कितना ही मार ले, लेकिन मुझसे उगलवा नहीं सकते। तो फिर उनके लिए तो कुछ होना चाहिए, कुछ हथकंडे होने चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ये लिखा है कि एक किसी भी व्यक्ति के यानी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें यह था कि यहाँ पुलिस नार्को टेस्ट करती थी, नार्को टेस्ट किया जाता था। इसके बाद में ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता था, लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता था। तो यहाँ पे ये सारे टेस्ट किए जाते थे। लेकिन इन टेस्टों को लेकर के एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और मामला है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। मामला कब का है? 2010 का। 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस गया। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में किन चीजों को चुनौती दी गई, जो आर्टिकल 20 में जो 3 में जो कहा गया कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस यहाँ पे नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट, ये टेस्ट कराती थी। तो जब ये टेस्ट होते हैं तो व्यक्ति खुद ब खुद बोलने लगता है। जब खुद ब खुद बोलने लगता है तो इस आर्टिकल 20(3) के तीसरे पॉइंट का तो उल्लंघन हो रहा है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है 20(3) के अनुसार, 20(3) के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट, इन टेस्टों पर रोक लगा दी। तो नार्को टेस्ट, इन सभी टेस्टों पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने किस बाद में लगाई है? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी तो फिर पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बन गई। चुनौती क्योंकि कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग ऐसे होते हैं, वो सीधे मुंह तो सारी बातें नहीं उगलते, तो उनके लिए तो होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा था इसमें कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मामला महिला से जुड़ा है, महिला की सुरक्षा से जुड़ा है, यानी महिला से जुड़ा यदि कोई मामला है और उसने महिला के संबंध में यदि कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, सारे टेस्ट हो सकते हैं। महिलाओं के संबंध में यदि कोई अपराध किया है, और यदि हम बात करें दूसरे पॉइंट की, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई कदम उठाया है, देश के विरुद्ध जाकर के कोई कदम उठाया है, तो ऐसे व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो सकता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। और उस व्यक्ति का हो सकता है जो विदेशी नागरिक है, अवैध रूप से भारत में घुस के आया है, सुरक्षा कवच को तोड़ करके जब भारत में वो आया है, तो ऐसे व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन साधारण रूप में साधारण व्यक्ति का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो महिलाओं के संबंध में यदि कोई अपराध किया है, देश की सुरक्षा को घात पहुंचाया है, या कोई विदेशी नागरिक भारत में घुसाया है अवैध रूप से, तो उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो सकता है। यह सेल्वी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की, जो सबसे धाकड़ आर्टिकल है, सभी मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम उसकी बात करें तो वो है आर्टिकल 21, यानी संविधान का जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल को कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी नाम क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है जीवन कैसे जिया जाए। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो वो यही निर्णय देखता है, भी इसी आर्टिकल के आधार को मानता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी निर्णय आए हैं, चाहे वो जीवन जीने का अधिकार है। अब जब जीवन जीने का अधिकार की बात आई है तो जीवन जीने के अधिकार के लिए कोई ऐसा वैसा जीवन थोड़ी नहीं, क्योंकि जीवन तो भिखारी भी जीवन जी रहा है। जीवन एक गरिमा के साथ जीना चाहिए, डिग्निटी के साथ जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, वो चाहिए। जीवन जीने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, शुद्ध जल चाहिए। जीवन जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो चाहिए। जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है, वो चाहिए। जीवन जीने के लिए आवास होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आवास का अधिकार, पोषण युक्त भोजन का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार, पर्यावरण शुद्ध यानी शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, ये सब के सब आधार का कौन सा आधार है? आर्टिकल 21 ही तो है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार। यदि जीवन जीने के अधिकार की हम बात करें तो यहां पर पोषण युक्त भोजन का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, नंबर 4 शुद्ध ऑक्सीजन का अधिकार, और यदि हम बात करें आगे आवास का अधिकार, यानी रहने के लिए छत तो होनी चाहिए, तभी तो जीवन जिया जाएगा। ऐसे तो हर कोई जीवन जी लेगा। तो जीवन जीने के लिए ये चीजें आवश्यक हैं, ये चीजें आवश्यक है। पोषण युक्त भोजन चाहिए, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, आवास का अधिकार, ये सब के सब जीवन जीने का अधिकार में तो शामिल है। तो जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दे रखा है? आर्टिकल 21 में। जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ हम एक बात करेंगे वाद की। जो वाद है उसका नाम है बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य, और मामला है 1978 का। यानी बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य, मामला बिहार राज्य का है। वो केस है 1978 का। सुप्रीम कोर्ट में केस गया और इस केस में क्या कहा गया? इस केस में यह कहा गया कि जो न्यायालयों में जो मुकदमे काफी लंबे समय से चल रहे हैं, काफी लंबे टाइम से केस चल रहे हैं, उनकी यथाशीघ्र सुनवाई की जाए। क्यों इतना टाइम लगाया जाता है इन चीजों में? क्यों इनका निपटारा नहीं किया जा सकता? तो ये बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य जो 1978 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इसमें सुनवाई के संबंध में है ये। यानी यथाशीघ्र केसों का निपटारा हो, यथाशीघ्र केसों का निपटारा हो, यानी यथाशीघ्र सुनवाई हो। इतनी केस में देर क्यों लगाई जाती है? तो यथाशीघ्र सुनवाई से संबंधित कौन सा केस है? बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य 1978। इसके बाद में यदि हम बात करें, एक और केस है जिसका नाम है मेनका गांधी
बनाम भारत संघ, यानी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और केस कब का है? 1978 का। ये 1978 में मामला ये है कि 1976 में नेशनल, यानी 1975 में भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी, 1976 में तमाम भारत में संविधान में संशोधन हुए और 1977 में चुनाव हुए। जैसे 1977 में चुनाव हुए, 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कांग्रेस सत्ता से हटी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके गठबंधन के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। उसी समय पे मेनका गांधी ने भारत से पासपोर्ट लेकर और विदेश जाने का निर्णय लिया। किसी काम से जाना था, लेकिन क्या हुआ, दिल्ली में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। जब पासपोर्ट जब्त किया गया, बोला कोई भी भारत से बाहर नहीं जाएगा गांधी परिवार से। जब पासपोर्ट जब्त किया गया तो ऐसी स्थिति में मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि यदि मुझे भी बाहर नहीं जाने दिया भारत से तो मैं मर जाऊंगी। जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में विदेश घूमने की स्वतंत्रता को किस आर्टिकल का आधार मान लिया? 21 का। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दे रखी है? 21 में तो दे रखी है। यानी विदेश घूमने की स्वतंत्रता केस किसका है? मेनका गांधी का। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और यदि हम बाद पढ़ें तो बाद है वो, उसका नाम है विशाखा। ये विशाखा एनजीओ है। विशाखा बनाम भारत संघ। भारत संघ 1997। ये जो विशाखा बनाम भारत संघ 1997 का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, इस केस से, यानी ये केस किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है ये मामला? तो ये विशाखा एक एनजीओ है। इसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला और उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला था। यानी महिलाओं का यौन उत्पीड़न जो होता है सार्वजनिक स्थान पर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया था और केस का नाम है विशाखा बनाम भारत संघ 1997 केस। तो आपसे पूछ सकता है कि सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में कौन सा गया? केस कौन सा है? विशाखा बनाम भारत संघ 1997। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बताने वाले आर्टिकल 21 के अनुसार और क्या क्या बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। एक दो केस, जिसमें एक दो केस के बारे में यदि हम पढ़े तो वो है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, और केस है 1978 का। यानी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 केस में, यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में इसमें यह बात थी कि जो पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है, हथकड़ी लगाती है। जब व्यक्ति पर हथकड़ी लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, यानी दिल्ली प्रशासन 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
यानी हथकड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पुलिस हर किसी व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी नहीं लगा सकते, तो हथकड़ी पर प्रतिबंध भी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। और इसके बाद में यदि हम बात करें, एक केस है जिसका नाम है ज्ञान कौर बनाम भारत संघ, और ये केस है 1996 का। ये जो ज्ञान कौर बनाम भारत संघ सन 1996 का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में कहा गया कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने की इजाजत नहीं देता। यानी मेरे कहने का मतलब है, जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उससे जुड़ा मामला कौन सा है? तो कौन सा है? ज्ञान कौर बनाम भारत संघ सन 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज्ञान कौर और सुनील बत्रा हथकड़ी पर प्रतिबंध, और इसी आर्टिकल 21 में अगर हम देखें तो इसी आर्टिकल 21 में कहा गया है एक केस की जिसका नाम है अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ, और यह मामला है 2011 का। यानी अरुणा शान बाग कौन है? तो अरुणा शान बाग की यदि हम बात करें, ये एक महिला है, ये नर्स है। मुंबई में एक मेडिकल कॉलेज में नर्स थी। इसके ही किसी साथी ने, कंपाउंडर ने इसका बलात्कार किया। जब इस महिला का बलात्कार किया गया तो गंभीर चोट आने के कारण ये महिला कोमा में चली गई। जिस समय ये कोमा में गई उस समय इसकी एज थी लगभग 35-38 साल। तो उसके बाद में ये कोमा में जाने के बाद में 35-38 साल उसको कोमा में जाए हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, कोमा एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को, यानी कोमा में जब व्यक्ति होता है तो उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। अरुणा शान बाग कोमा में चली गई। इनके जो वकील थे उनका नाम था पिंकी वीरानी। पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया वो है अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ सन 2011। सन 2011 मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये पिंकी वीरानी यानी कम से कम अच्छी जी नहीं सकती तो कम से कम मर तो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। लेकिन जब इस केस की सुनवाई अच्छे तरीके से हुई तो इस केस में यह कहा गया कि एक मेडिकल बोर्ड बना करेगा। मेडिकल बोर्ड उस केस की जांच करेगा। जांच करने के बाद में वो ये जानकारी दे किसी असाध्य बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। यानी कोई असाध्य बीमारी का मतलब ऐसी कि जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज बीमारी तो नहीं। यदि किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, तो इच्छा मृत्यु, ऐसी मृत्यु को हमारे यहां पर कहते हैं निष्क्रिय मृत्यु। ऐसी मृत्यु को हमारे यहां क्या कहते हैं? निष्क्रिय मृत्यु। यानी जिस व्यक्ति को जो दवाइयां दी जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सारी हटा दी जाती हैं। कुछ अपनी तरफ से नहीं लगाया जाता, वो हटा दी जाती हैं और व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है। तो इस व्यक्ति को बहुत कम समय के लिए यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी है तो ऐसी स्थिति में उसको मरने दिया जा सकता है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें एक महिला की जिसका नाम है इरोम शर्मिला। ये जो इरोम शर्मिला है ये मणिपुर की रहने वाली है और मणिपुर में पिछले 16 वर्षों से धरने पर बैठी है, भूख हड़ताल पर बैठी। कई बार सुप्रीम कोर्ट से उसने इजाजत मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आपको कोई असाध्य बीमारी थोड़ी नहीं है जो हम आपको इच्छा मृत्यु दे दें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक ये भी मामला है इरोम शर्मिला का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरुणा शान बाग, इरोम शर्मिला
सुनील बत्रा, ये ज्यादातर केस पेपर में आते हैं। और इसके बाद में यदि हम बात बताएं आपको कि एक केस और जिसके बारे में आप सोच समझना चाहते हो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है क्या नींद लेने का अधिकार भी है आर्टिकल 21 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 21 के अनुसार व्यक्ति को गहरी नींद लेने का भी अधिकार है। और इससे जुड़ा मामला यह है कि आपने सुना होगा, यानी बाबा रामदेव और दिल्ली का वो रामलीला मैदान, उसमें बाबा रामदेव को रात्रि में 12-1-2 बजे करीब उठाया गया और वो गहरी नींद से में थे। जब उठाया गया तो ये उन्हें वहां से भागना पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये वहां से गए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। केस सुप्रीम कोर्ट में गया कि मुझे नींद में उठाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को नींद लेने का भी अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि व्यक्ति को उठाया जाता है गहरी नींद में तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि नींद आदि मौत है और मौत पूरी नींद, ये आपने सुना होगा एक कथन। तो नींद लेने का भी अधिकार किस आर्टिकल का आधार है? आर्टिकल 21 का। और आर्टिकल 21 में कहा है जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार यानी अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। जितनी भी यानी इंटरकास्ट मैरिज होती है, मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं एक और केस जिसका नाम है पोट्टा स्वामी बनाम भारत संघ सन 2017। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें एक वाद की जिससे पोट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2018, वो 2017 का है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया, पोट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, और ये केस है 2017 का। 2017 का ये जो केस है इसके बारे में ये जो पोट्टा स्वामी है ये पूर्व न्यायाधीश है। ये केस इससे है कि ये जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो आधार कार्ड है भारत में ज्यादातर आधार कार्ड यानी जो सिम है, जो फोन चलते हैं, जो सिमें दी जा रही हैं दुकानों के माध्यम के द्वारा, ये आधार कार्ड से दी जा रही है। आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी नहीं मांगते वो। अब दिक्कत इस बात की है कि जब आधार कार्ड हमारा बनता है तो उसमें हमारी फिंगर लगते हैं। जब फिंगर लगते हैं हमारे, तो आधार कार्ड से जब सिम मिलती है तो सिम में हमारा सारा डाटा चला जाता है। यदि हम कहीं कुछ बातें कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो सकती है। तो जो हमारी प्राइवेसी है वो लीक होती है, क्योंकि आए दिन आपने सुना होगा कि कभी उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो यानी लीक होगी, कभी उसकी ऑडियो लीक होगी। तो ये जो मामले ज्यादातर आते हैं ये इसी कारण आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो ये पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले गए कि व्यक्तियों के निजता के अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे। तो यही पहली बार एक शब्द निकल के आया, निजता का अधिकार। यानी निजता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? किस आर्टिकल का आधार है? 21 का। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का आधार है। और ये केस कौन सा है? पोट्टा स्वामी बनाम भारत संघ सन 2017। इस केस में कहा कि आधार कार्ड जो दिए जा रहे हैं, वो सिम जो दी जा रही है वो आधार कार्ड से क्यों दी जा रही है? कोई और तो आईडी प्रूफ लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निर्णय देते हुए ये कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड से सिम ले जाए, आप बिना आधार कार्ड के भी सिम ले सकते हैं। आप जाइए दुकान वाले के पास, वो बिना आधार कार्ड के सिम देगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम वर्तमान में बताएं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन ये सभी आधार कार्ड से सिम देने वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना आधार कार्ड के कोई सिम देता ही नहीं है। तो ये इसका उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन पकड़ में आ गए उस दिन बचेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों निजता के अधिकार में हमारे कुछ अधिकार शामिल है, जैसे हम
क्या पहन रहे हैं, हम कपड़े किस तरीके के पहन रहे हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम किससे बात कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे प्यारे दोस्तों, निजता के अधिकार में राइट टू प्राइवेसी, यानी हम किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये हमारी निजता का अधिकार ही तो है। यदि इस चीज का अगर लीक हो रही है सारी की सारी चीजें, तो कम से कम ये है, ऐसा लग रहा है कि हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगता है तो वहां पहले से ही लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, ऐसा तो नहीं है कि वो चोरी से देख रहा है। तो कहीं यदि सीसीटीवी कैमरे लगे और वहां लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा समझ लेना वो आपकी निजता का उल्लंघन कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पोट्टा स्वयंवराम भारत संघ सन 2017 वाला मामला है, इसमें निजता के अधिकार की बातें कही गई है। यदि हम आगे उस पॉइंट की बात करें जो हम कहना चाह रहे हैं, यानी IAS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, कौन सा आर्टिकल आधार है इसका, जीवन साथी चुनने का, आर्टिकल 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने 3 अनुच्छेद पढ़े, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। कल हम पढ़ने वाले हैं 22, 23, 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार भी शामिल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।